हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी पे हम पढ़ रहे थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने कल पढ़ा था, एक बेसिक डिटेल्स हमने ली थी कि क्या कुछ प्रेसिडेंट को प्रिविलेज मिली हुई हैं, उनको फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, उनके नाम पर जो एमओयूज वगैरह साइन किए जाते हैं विदेशी कंट्री से, जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिया की, वो कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमें ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ साथ जो उनका इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें क्या होता है, एमपीज होते हैं प्लस एमएलएज, स्टेट के एमएलएज हो गए, एमपी कौन हो गए, राज्यसभा प्लस लोकसभा के मेंबर्स हो गए, तो इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं। तो क्या है, वो हो गए जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर एमएलएज, प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, इन सभी को मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, बनता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी मेंबर हैं, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के विधानसभाओं के, तो उन सबको मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और जो मेंबर हैं इसके, ये सभी, इनको क्या कहा जाता है, इलेक्टर्स कहते हैं इनको। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ये इंपॉर्टेंट आप जो वर्ड है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये टोटल इनकी अमाउंट कितनी थी, हमने कल पढ़ा था 4896 इनकी क्या थी, टोटल अमाउंट थी। तो अभी तक हमने कल इतना ही पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं। हमारा जो लिंक है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा नीचे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के कल की वीडियो का आप लिंक ले सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटी बाय अंशुल बनवाला सर से आप, वहाँ अंशुल सर से आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये नया लेक्चर आपको अपडेटेड मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे क्या है, जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी की जो नॉलेज है उसको अपना बढ़ा सके, और जो अपना एग्जाम क्लियर करने का सपना है, चाहे वो एचएसएससी से हो, एसएससी से हो, बैंकिंग हो, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सभी से हो, तो उसके साथ साथ क्या है, हमारी जो तैयारी है अपने हमारे चैनल पर क्या कर सके, एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या कर सके, जो नॉलेज है वो ले सकें, और जो एग्जाम क्लियर करने का सपना है वो अपना पूरा कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने सभी ने इसको वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, एक बार हाईलाइट्स देख लेते हैं इसमें। तो कोशिश रहेगी आज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो सभी टॉपिक आज कंप्लीट करवा दिए जाए आपके। तो हम करने वाले क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला, क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन क्या होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए। सेकंड, टर्म कितनी होगी, टर्म ऑफ पोस्ट। थर्ड क्या है, कंडीशंस। फोर्थ क्या है, जो ओथ है, ओथ्स क्या होंगी प्रेसिडेंट की। उसके बाद जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इम्पीचमेंट क्या होती है, महाभियोग, महाभियोग यानी जो उनको हटाने का क्या है प्रोसेस है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, राष्ट्रपति को, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो 52 से लेकर के 78 आर्टिकल के बीच में आती हैं, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ाया था। तो इन सभी के बारे में क्या है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, उन सब के बारे में। तो ये आज 5 टॉपिक हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट कर सकें, या फिर जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि आपको मेन टॉपिक हमारा ये नहीं है कि हमें आज 500 टॉपिक खत्म करने हैं। मेन हमारा मोटिव ये है कि आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे से समझ आए और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जितना टॉपिक हम आपको समझा पाएंगे पूरा अच्छे से समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, और पूरे परफेक्शन के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशंस टू बी
तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन होती है, क्या कुछ उसकी क्या है एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ योग्यताएं होती हैं कि आप एक प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट जी की क्या है पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकें, और उसके लिए एलिजिबल कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हमारी मेंशन की गई हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान है भारत का, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। पहली क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और क्या है सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि वो जो भी बंदा है जो अप्लाई कर रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसमें जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं या फिर जो एक तरह से एनआरआईज हैं या जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के जो व्यक्ति हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परमानेंट सिटीजन यहाँ का होना पड़ेगा और वही क्या कर सकेंगे, जो क्वालिफाई हो पाएंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट को के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकंड क्या है क्वालिफिकेशन, ही शुड बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, यानी मिनिमम 35 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं। थर्ड देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्या है, ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी इसमें ये कह रहा है कि वो उसको सारी कंडीशंस जो कि लोकसभा का एक मेंबर बनने के लिए आपको चाहिए होती हैं, तो उसको जो कंडीशन फॉलो करेगा कि जो मतलब लोकसभा का मेंबर बन सकता है, लोकसभा के भी मेंबर के लिए क्या है कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उनको जो क्वालिफाई करेगा वो क्या है, वो उनको सेटिस्फाई करेगा। जो एलिजिबल होगा मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए वो क्या है, वही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एलिजिबल होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सभी क्या है, ये बेसिक जो क्वालिफिकेशन है इसमें दिया गया है। अभी और भी क्वालिफिकेशन बची है, एक और क्वालिफिकेशन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कंडीशंस उसकी फुलफिल करेगा, वो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसमें क्या है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन हमारी सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है जो फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस, यानी कि एक तरह से लाभ का एक तरह से ऑफिस है वो नहीं, पद नहीं ग्रहण कर रहा हो। लाभ का पद से यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हमारा क्या मतलब है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मतलब क्या है कि कोई भी जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटी है या फिर लोकल पब्लिक अथॉरिटी जिसको कह सकते हैं एक तरह से, तो उस पे किसी भी पोस्ट पर वो एक तरह से पोस्ट पर वहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं हो, वो कोई भी ऑफिस या अपनी पोस्ट जो है प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार से जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हो, या किसी लोकल पंचायत हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या कोई भी लोकल डिपार्टमेंट के अंडर क्या है वो काम कर रहा हो सरकारी, अगर वो मतलब एक तरह से ऑफिसर है, सरकारी पद पर है, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसको अगर मान लो एलिजिबल होना है तो उसको अप्लाई करने से पहले उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, उस पोस्ट को क्या है छोड़ना पड़ेगा। अगर उस पोस्ट को छोड़ देता है वो, तो वो एलिजिबल होता है, क्वालिफाई कर जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के में खड़े होने के लिए। तो ये सारी जो कंडीशंस थी ये क्या थी, जो क्वालिफाई करने के लिए, यानी जो आप बेसिक डिटेल है आपको अप्लाई करना है अगर प्रेसिडेंट के लिए, तो आपको ये कंडीशन सबसे पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे।
तो इसमें जो प्रेसिडेंट है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर है, उसके साथ साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर है, तो यानी जो भी मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, गवर्नर की पोस्ट पर है, तो इन सभी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो ये सभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, और ये सभी इनको सभी को नहीं माना जाएगा कि ये कोई भी एक तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हैं, तो ये इसके लिए क्वालिफाई करेंगे प्रेसिडेंट के लिए दोबारा। यानी कि जो प्रेसिडेंट है अभी, जो फिलहाल में अभी मान लो प्रेसिडेंट हमारे कौन चल रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं, मान लो वो 2022 में क्या करेंगे, दोबारा अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि अभी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और नेक्स्ट वे जो उनका सेशन होगा उसमें भी वो उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उनका जो ऑफिस है अभी प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कैलकुलेट किया जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्या थी, क्वालिफिकेशन थी प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछला जो हमने 3 पॉइंट बताए उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक जाकर आप, और क्या कर सकते हैं, या फिर इसको पॉज करके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपको जो एक तरह से नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन क्या होता है, नामांकन यानी कि अगर आपको प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ना है तो आपको नामांकन करना पड़ता है, नॉमिनेशन करना पड़ता है, जैसे कि हर किसी भी इलेक्शन में होता है। तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है, नॉमिनेशन के टाइम पे 50 जो इलेक्टर क्या बताया था हमने आपको, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके जो मेंबर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने भी दिल्ली के और पुडुचेरी के मेंबर्स हैं, स्टेट जो एक तरह से वहाँ के यूनियन टेरिटरी के, तो उन सभी को मिला करके जो एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके मेंबर्स को इलेक्टर्स कहते हैं। तो 50 तो इलेक्टर्स क्या हैं, एक तरह से प्रोपोजर के तहत, प्रोपोजर के एक तरह से रोल निभाते हुए, और 50 इलेक्टर्स सेकेंडरी तौर पर उनके समर्थन में चाहिए। यानी कि इनका मतलब क्या होगा इन दोनों का, कि हमें टोटल जो 100 इलेक्टर्स हैं, 100 इलेक्टर का समर्थन उस टाइम पर चाहिए जिस टाइम पर आप क्या है, नॉमिनेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रपोजर क्या होगा, एक तरह से जो समर्थक हैं, गारंटी दे रहे हैं जो, तो ये गारंटी के तौर पर होते हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि कम से कम हमारे क्या है, हम क्या है, इनकी गारंटी ले रहे हैं कि जो पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी गारंटी के लिए कौन होते हैं, प्रपोजर्स होते हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सन को शो करने के लिए क्या होते हैं, जो 50 सेकेंडर्स हैं वो जोड़े जाते हैं। तो इसलिए इन टोटल को मिलाकर के क्या होते हैं, टोटल 100 होते हैं। तो इन 100 क्या है, इन 100 की कम से कम इनके पास जो नॉमिनेशन के टाइम पे भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉमिनेशन की एक अलग से कंडीशन है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो 15,000 है अमाउंट है रुपीज़ में, ये आरबीआई के पास इनको जमा करवाना पड़ता है। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। अगर कोई भी मान लो जो व्यक्ति है वो नॉमिनेशन भर रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसको टोटल जो वोट्स हैं 4896 वोट्स हैं, उनका 1/6 कितना हो गया, 813। तो कम से कम अगर उसको 813 वोट्स नहीं मिलते हैं तो उसकी जो 15,000 की सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि उनकी क्या है 1/6 भी उनको वोट नहीं मिले हैं टोटल जो अमाउंट है उसके। तो इसकी जमा हो जाती है, ये होते हैं आरबीआई के पास जमा होती है। इसको 1997 में चेंज किया गया था। उससे पहले जो अमाउंट थी वो थी 2500 रुपीज़। तो ये क्यों किया गया था, जो कि ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट जो सिर्फ मजे लेने के लिए, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए क्या है, मजे लेने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको जो कंपटीशन है उससे बाहर करने के लिए ये जो अमाउंट है वो 2500 से बढ़ा करके जो 15,000 है वो कर दी गई थी, ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए। तो इसकी जो अमाउंट है वो देख लेना आप, 1/6 यानी कि 813 जो वोट्स हैं टोटल, उसको अगर कम से कम उनको वोट मिलने चाहिए। अगर इतने वोट्स नहीं मिलते हैं तो जो उनकी 15,000 की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उनको वापस नहीं मिलेगी, वरना वो जो जिनको इतने मिनिमम वोट मिल जाएंगे उनकी 813 है, अगर मान लो वो ना भी जीतते हैं तो उनकी अमाउंट कम से कम उनको वापस मिल जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, ओथ यानी कि शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन भी इसको कहते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपने नॉमिनेशन भर लिया, अब आप प्रेसिडेंट बन भी गए,
तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। शपथ लेनी पड़ेगी किसकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। कि आप क्या क्या शपथ होंगे आपकी, ये देख लेते हैं। पहली क्या है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, यानी कि जो उसका ऑफिस है, पोस्ट है, उसको पूरी तरह से फेथफुली यानी कि पूरी निष्ठा से उसको निभाएंगे, उसको अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। एग्जीक्यूट करना का मतलब क्या है, उसको निभाना है। तो एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को, ऑफिस का जो अपनी पोस्ट है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। ये क्या है, पहली जो एक तरह से ओथ ली जाती है, जो शपथ ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा बनने के बाद। सेकेंड शपथ क्या ली जाती है, टू डिफेंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, सेकंड कंडीशन है। तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और डिफेंड करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा जो संविधान है, इंडिया का संविधान है, उसको प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, प्रिजर्व करना। तो ये तीनों काम किसके हैं, राष्ट्रपति के हैं। आपको एक बात बता देते हैं, हमने कल बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं। जो पीएम ऑफ इंडिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इसमें क्या फर्क होता है, जो पावर होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो काम करवाने की शक्ति है, फिर जो ऑपरेट करने की शक्ति है, वो किसके पास ज़्यादा होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा होती है। और जो एक तरह से वैल्यू है, एक तरह से जो इज्जत है, वो किसकी ज़्यादा होती है, वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। उसकी क्या है, एक तरह से उसका जो पद है वहाँ पे, जो वो कितना, वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है, लेकिन उसकी पावर्स प्राइम मिनिस्टर से नीचे होती हैं। तो इसलिए भी क्या है, अलग रखा जाता है इनको। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो शपथ लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, संविधान को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसको संविधान से ऊपर रखा जाता है ताकि वो क्या कर सके, डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और प्रिजर्व कर सके। तो इसीलिए भी क्या है, जो प्रेसिडेंट को है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे करवाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, पूरे कंट्री से चुन कर आते हैं। तो एक एक कंस्टिट्यूएंसी से, एक एक कंट्री के पूरे पार्ट से वहाँ पर चुन कर आते हैं। तो पूरे एक तरह से कंट्री का क्या है, उनके पास समर्थन होता है प्रेसिडेंट के पास। तो इसलिए क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, डिफेंडर होते हैं, प्रिजर्वर होते हैं और प्रोटेक्टर होते हैं। तो इनका काम क्या है, एक तरह से और भी जो इंटीग्रिटी है और यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने हैं हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं। तो ये भी बात क्या है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक बार ध्यान कर लीजिएगा। तो ये लाइन, दोनों लाइन आपको काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या कुछ होती है, कि फेथफुली एग्जीक्यूट करते हैं अपना ऑफिस, और जो डिफेंड करना, इनका काम क्या है, प्रेसिडेंट को काम है डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। एक इसकी शपथ कौन दिलवाता है, जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी शपथ दिलवाते हैं जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट जज का मतलब क्या है, सबसे जो एक तरह से एक्सपीरियंस्ड है, सबसे बुजुर्ग जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसकी एब्सेंस में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एब्सेंस अगर है, वहाँ वो नहीं है प्रेजेंट किसी रीजन की वजह से, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं। और क्या शपथ दिलवाते हैं, कि वो एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को पूरे फेथफुली, और डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान है भारत का, उसको डिफेंड करेंगे। तो आज का नया कंसेप्ट क्या है, नया कंसेप्ट ये है कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेशन होने के बाद, सिलेक्शन हो गया, आपने ओथ भी ले ली, उसके बाद तो क्या कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन ये है कि उनको कोई भी जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो पहले से होल्ड ना कर रखे हो उन्होंने। तो ये जो कंडीशन है, जो क्वालिफिकेशन में थी, यही कंडीशन क्या है, जो कंडीशंस है उसमें भी दी गई है। सेकंड क्या है, एक तरह से कंडीशन दी गई है कि वो जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है,
तो इस तरह से जो भी है उनको पोस्ट को वो क्या है वो पोस्ट पर ना हो, अगर पोस्ट पर हैं तो क्या कर दें उनको छोड़ दें। ये दूसरी कंडीशन दी गई है। तीसरी क्या है कि उनको एंटाइटल किया जाएगा, यानी आवंटित किया जाएगा, उनको एंटाइटल्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो राष्ट्रपति भवन है उनको आवंटित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा एक तरह से रहने के लिए। राष्ट्रपति भवन क्या होता है? ये जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका ऑफिशियल एड्रेस होता है राष्ट्रपति भवन, तो उनको वो दिया जाएगा वहाँ रहने के लिए। उनको वहाँ रहना होगा बिना रेंट के, कोई भी उनको रेंट वगैरह वहाँ पे नहीं करना है, किसी भी प्रकार का रेंट वहाँ पे नहीं करना है। थर्ड क्या है? उनको जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो भी डिसाइड करेगी कि उनको इतना भत्ता देना है वो उनको देगी, एंटाइटल करेगी। क्या करेगी? एंटाइटल्ड। जो प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, एमोल्यूमेंट्स, उनको जो भी भत्ते हैं, प्रिविलेजेस हैं, क्या कुछ उनको सुविधाएं मिलेंगी, क्या कितनी उनको सैलरी मिलेगी, तो ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है, जो पार्लियामेंट वाली कंडीशन है, इसमें ये दिया गया है कि जो भी उनको भत्ते मिलेंगे, जो सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगी, तो उनके कार्यकाल के टाइम पर उनके वेजेस और सैलरी कोई भी गवर्नमेंट सरकार जो पार्लियामेंट के थ्रू भी क्या है कम नहीं कर सकती। ये सीधी सीधी बात क्या है, कंडीशंस ऑफ में प्रेसिडेंट है उसमें लिखी गई है कि उनकी सैलरी उनके टाइम के, मान लो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई 2017 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तो उसके बाद से जो उनका कार्यकाल रहेगा 25 जुलाई 2022 तक का, तो इस बीच में सरकार उनके जो भत्ते हैं, जो एमोल्यूमेंट्स है, जो सरकार उनकी सैलरी है वो कम नहीं कर सकती। उसके बाद अगर मान लो नया प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंट की जगह दूसरा प्रेसिडेंट आता है कोई, और उसको क्या है वो शपथ उसने ग्रहण नहीं किया है लेकिन टाइम उसका पूरा हो चुका है पहले प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम पे सरकार उसमें जो वेजेस वगैरह है उसमें कटौती कर सकती है, कम कर सकती है। लेकिन जिस टाइम पे वो चल रहा है, जैसे अभी इस टाइम के और इस टाइम के बीच में, वो सरकार उसमें कटौती नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती। तो ये क्या कुछ कंडीशंस थी। अभी नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है? इसमें नेक्स्ट ये दिया गया है कि पहले क्या थी, प्रेसिडेंट की सैलरी 50,000 कर दी गई थी, पहले और भी कम थी लेकिन इसको 50,000 कर दिया गया था बढ़ा करके। बाद में इसको क्या है 2008 में बढ़ा दिया गया था, 1,50,000 इसको कर दिया गया था। तो ये क्या है, जो सैलरी होती है ये प्रेसिडेंट की सैलरी होती है। और अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर जाता है, एक तरह से क्या है उनकी जो पेंशन होगी, मतलब उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जो प्रेसिडेंट है उसकी पेंशन कितनी होगी? 50% ऑफ ये आपकी मंथली सैलरी है। 1,50,000 अभी फिलहाल में जो चल रही है, 1,50,000 रुपीज़ मंथली ये सैलरी मिलती है हमारे प्रेसिडेंट को। तो इसका जो 50% ऑफ मंथली सैलरी उस टाइम पर जो उनकी चल रही थी रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उसका जो 50% है वो उनको दिया जाएगा पेंशन के तौर पर। वहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, घर दिया जाएगा उनको, हाउस दिया जाएगा, कार दी जाएगी उनको, नौकर चाकर दिए जाएंगे। तो ये सब क्या है सुविधाएं उनको मिलेंगी पेंशन के टाइम, पेंशन के तौर पर एक तरह से रिटायरमेंट के बाद। और अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट जो अभी मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाते हैं उस टाइम पर वो, तो अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी उसकी जो वाइफ है, डेथ के बाद जो ये सैलरी थी इसका 50% उनको मिलेगा जब तक वो जिएंगी। तो ये क्या है, ये दो कुछ प्रिविलेजेस वगैरह मिले हुए हैं। और प्रेसिडेंट को क्या प्रिविलेज मिले हैं कि जो टोल प्लाजा होते हैं, आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे भी क्या है, इनको क्या है, इनका जो टोल वगैरह नहीं कटता है, ये टोल फ्री होती है इनकी। और कई ऐसी प्रिविलेज मिली है प्रेसिडेंट को कि जिससे क्या है कि काफ़ी इसके इनको लिए बेनिफिट्स होते हैं और काफ़ी प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं। तो आज इसमें आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म यानी कार्यकाल। तो कितने साल का कार्यकाल होता है हमारे प्रेसिडेंट का? हमारे प्रेसिडेंट का जो इंडिया प्रेसिडेंट का उसका काल होता है 5 साल का, 5 इयर्स टर्म। तो इसमें क्या होता है, तो जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की, ओथ ग्रहण की, उससे लेकर के काउंट होता है। जैसे हमारे जो अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? 25 जुलाई को उन्होंने ओथ ग्रहण की थी। तो 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई
2022 तक का इनका कार्यकाल अभी फिलहाल में जो है वो इतना कार्यकाल इसका इस टाइम पीरियड का जो कार्यकाल है उनका रहेगा। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई नया प्रेसिडेंट, मान लो 2022 के बाद क्या होगा, नया इलेक्शन होगा, न्यू इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के लिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। तो नया इलेक्शन में जब तक मान लो राष्ट्रपति कोई चुन गया आ गया, मान लो 18 को इलेक्शन था, 20 को क्या है, 20 को उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, तो 20 को ही क्या कर लेंगे, जो नया प्रेसिडेंट है वो इनकी जगह ले लेगा। और अगर मान लो उनका शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2022 के बाद होता है, मान लो 30 जुलाई को होता है, 28 को होता है, या फिर 30 को होता है, या फिर 1 क्या है अगस्त को होता है, तो जो टाइम मतलब इसके बाद का जो टाइम होगा तब तक कौन करेगा एज्यूम, तो तब तक क्या है जो रामनाथ कोविंद जी हैं वही क्या रहेंगे, हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। तो मतलब क्या होता है कि जो नया प्रेसिडेंट चुन कर आया है उसका टाइम जब तक शुरू नहीं होता, जब तक वो ओथ नहीं ग्रहण करते हैं तब तक वो पुराना ही प्रेसिडेंट क्या करेगा, वहाँ पे अपना कार्यभार संभालेगा। तो ये क्या है, ये री इलेक्शन के लिए भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं कि मान लो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे इलेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट बन गया है तो एक बार बन गया, दोबारा वो इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल होगा, लेकिन उसके बाद तीसरी बार के लिए क्या है वो एलिजिबल नहीं होगा, तीसरी बार क्या है वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हमारे अमेरिका है, अमेरिका में क्या थे, जो प्रेसिडेंट ओबामा थे वो 2 बार क्या है वहाँ पे इलेक्ट हुए थे, 2 बार के टर्म के लिए, और तीसरी बार क्या है उनको छोड़ना पड़ा था पद, क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है कि आप सिर्फ 2 बार ही पूरे टर्म, कितनी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार ही आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए एक तरह से क्या है क्वालिफाई हो सकते हैं और प्रेसिडेंट वहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में क्या है कि री इलेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। क्या है, बस आपको जो क्वालिफिकेशंस हैं जो पहले हमने बताई थी अभी, उन सबको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप कितनी भी बार आपका क्या है इलेक्शन लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट वहाँ पे बन सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे एक ही जो फर्स्ट बार बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या बने थे, ये 2 बार हमारे प्रेसिडेंट बने थे हमारे देश के, 1952 में लेकर के 57 तक और 1957 से लेकर के 1962 था। तो ये 2 टर्म इनका रहा था प्रेसिडेंट के तौर पर, और अभी तक इनके बाद कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जो 2 टर्म के लिए क्या रहा हो, प्रेसिडेंट रहा हो। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। कल हम देखने वाले हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, वैकेंसी हो जाए, प्रेसिडेंट की जगह पोस्ट खाली है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, किस चीज़ की वेट कर रहे हो आप, और जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पॉलिटी का जो लेक्चर है वो पहुंच सके और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने जो एग्जाम क्लियर करने का सपना है उसको पूरा कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।